हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे लेटर मुगल्स और डिक्लाइन ऑफ मुगल्स 1700 से लेकर 1857, यानी औरंगजेब के मरने के बाद उसी डायनेस्टी में जितने मुगल बादशाह हुए उन्हें हमने क्या बोला, लेटर मुगल्स। ठीक है। और ये सब के सब औरंगजेब के बाद जो गद्दी पर बैठे वो अपने आप में कम्प्लीटली अनकैपेबल थे। ठीक है, टैलेंटेड नहीं थे और एक वर्ड में बोलें तो अय्याश भी थे। ठीक है। इस कंटेक्स्ट में ये भारत तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को नहीं संभाल पाए, इसलिए इनको क्या बोला गया, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, मुगलों का पतन। इस कंटेक्स्ट में हम दो मुगल बादशाहों को लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। कौन कौन? बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट और जहांदार शाह। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट और जहांदार शाह। बताया था आपको कि कैसे जहांदार शाह और उसके वजीर जुल्फ़िकार खां को, ठीक, उस समय के मुगल दरबार के सबसे पावरफुल नोबल मिनिस्टर सैयद ब्रदर्स, उन्होंने जो है गद्दी से हटाया। ठीक, और जहांदार शाह को हटाकर उन्होंने अपने ग्रुप का शहजादा उसे मुगल बादशाह बनाया। और जहांदार शाह के बाद जो गद्दी पर बैठे उन मुगल बादशाह का नाम था फर्रुख शेर। फर्रुख शेर, जिन्होंने रूल किया है 1713 टू 1719, 1713 टू 1719। ठीक है। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल एम्पायर बहुत तेजी से क्या है, डिक्लाइन की तरफ गया। बहादुर शाह फर्स्ट के पीरियड में, ठीक, ये पतन, ये डिक्लाइन और तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन बहादुर शाह फर्स्ट के मरने के बाद जहांदार शाह के पीरियड में लोगों की समझ में आ गया कि मुगल एम्पायर जो है वो बाहर से एक ग्रैंड बिल्डिंग है बट अंदर से क्या है, बिल्कुल खोखली है। कोई भी पावर जो है उसे पुश करके गिरा के खुद को स्टैब्लिश कर सकती है। कैसे? बताया था आपको कि जहांदार शाह जब मुगल बादशाह बने तो बादशाह बनने कंटेक्स्ट में वो सारी की सारी डिग्निटी और सारे के सारे लिमिट क्रॉस कर गए। और जब तक जहांदार शाह जुल्फ़िकार खां की सहायता से मुगल बादशाह नहीं बने तब तक बहादुर शाह फर्स्ट इनकी डेड बॉडी को 6 to 8 वीक तक, यानी 6 से 8 सप्ताह तक दफनाया भी नहीं गया। क्लियर? लेकिन मुगल एम्पायर का पतन, ठीक, यानी इसका डी इंटीग्रेशन, यानी इसका बटना, इसका टूटना, इसका विघटन, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? फर्रुखशियर के पीरियड से। ठीक, कैसे समझेंगे? इससे पहले फर्रुखशियर also known as शाहिद ए मजलूम, ऑल्सो नन एज शाहिद ए मजलूम, इन्हें शाहिद ए मजलूम नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑल्सो नन एज शाहिद ए मजलूम, इन्हें शाहिद ए मजलूम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्लियर है। ठीक, फर्रुखशियर यानी ही मतलब कौन? फर्रुखशियर। ही बिकेम बादशाह, ही बिकेम बादशाह with the help of सैयद ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स। ठीक, यानी अगर बात करें फर्रुखशियर की तो फर्रुखशियर सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल बादशाह बना, सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल बादशाह बना। अगर सैयद बंधुओं की बात करें तो सैयद बंधुओं में दो भाई आते हैं, बड़ा भाई अब्दुल्ला खान और छोटा भाई हुसैन अली खान। बड़ा भाई अब्दुल्ला खान और छोटा भाई हुसैन अली खान। ठीक है, अब अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, जिन्हें इतिहास में सैयद ब्रदर के नाम से जाना जाता है, ठीक है,
तब इन सैयद ब्रदर्स को लेकर, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान को लेकर हम आगे चलकर डिटेल में क्या है एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, या आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। अभी इतना समझ लीजिए कि अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, इनके जो एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, ये भारत से बाहर मेसोपोटामिया, ठीक है, वहाँ से आकर भारत में बस गए थे और धीरे धीरे इन्होंने भारत में जो है अपना रोजगार बढ़ाना शुरू किया और कुछ समय के बाद वेस्टर्न यूपी में ये इस्टेब्लिश हो गए, प्रोमिनेंट हो गए और इनके एंसेस्टर्स, पूर्वजों ने वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर के आसपास जो है वो 12 गांवों पर कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, उनके ऊपर क्या इनका प्रभुत्व हो गया। इस कंटेस्ट में अगर बात करें तो अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, इनका जो सरनेम आता है वो आता है बाराहा। क्या आता है? बाराहा, ठीक, बाराहा, ठीक है, जो नॉर्मली समझ सकते हैं क्या कि बना हुआ है किससे? 12 विलेजेस, 12 गांव, ठीक, यानी 12 गांवों पर जो है अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान और इनके एंसेस्टर्स, इनके पूर्वजों का अधिकार था। इस कंटेस्ट में ये 12 गांव, ठीक है, बारहा बन गए और अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान का ये टाइटल बन गया है। तो ये नॉर्मली क्या बोला जाता है? अब्दुल्ला खान बारहा और हुसैन अली खान बारहा, ठीक है। अब सैयद ब्रदर्स, इनका संबंध जो है वो था आपका हिंदुस्तानी ग्रुप, हिंदुस्तानी ग्रुप, यानी ये हिंदुस्तानी मुसलमान थे और हिंदुस्तानी मुसलमानों को बाकी मुसलमान जैसे टर्किश मुसलमान, पर्शियन मुसलमान यानी ईरानी और अफ़गानी मुसलमान, ये बहुत निम्न मानते थे, लौ मानते थे, ठीक है। क्या मानते थे? कि ये लोग किसी काम के नहीं हैं। इसीलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों को शेखज़ादा कहा जाता था। शेखज़ादा कहा जाता था, ठीक है। शेखज़ादा मतलब कि ये समझ लीजिए कि इनका काम सिर्फ क्या है? खाना, सोना, घूमना फिरना, अय्याशी करना, बाकी इनके अलावा इनके पास दूसरा क्या है? कोई योग्यता नहीं है, ठीक। शेखज़ादा इन्हें बुलाया जाता था, मतलब कि बाकी के मुसलमान टर्किश, ईरानी और अफ़गानी इन्हें बिल्कुल निम्न मानते थे, ठीक। इसके अलावा सैयद ब्रदर्स, इनका जो इतिहास में नाम है बेसिकली वो मेन है किस लिए? इन्हें हिस्ट्री में किंग मेकर्स, राजा बनाने वाले, ठीक है। इन्हें इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में किंग मेकर्स, राजा बनाने वालों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल जो है वो हम स्पेशली जब अलग से 18वीं सेंचुरी में प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ उन पर करेंगे डिस्कस, तो वहाँ पर कौन? सैयद ब्रदर्स आएंगे और वहाँ डिटेल में क्या हम इन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि फारूक शेर जो है वो गद्दी बैठे किसकी सहायता से? सैयद ब्रदर की सहायता से, जिन्हें क्या बुलाया जाता था? किंग मेकर्स, राजा बनाने वाले, ठीक। एग्जैक्ट हिंदी की बात करें तो क्या बोलेंगे? नृप निर्माता। नृप का मतलब क्या होता है? राजा, ठीक है, नृप निर्माता, ठीक। क्यों? क्योंकि एक एक करके इन्होंने 4 प्रिंसेस, 4 शहजादों को मुगल बादशाह बनाया। फारूक शेर, ठीक, फारूक शेर के बाद रफ़ीउद्दर्जात, उसके बाद रफ़ीउद्दौला और उसके बाद मोहम्मद शाह, ठीक, जिन पे क्या है हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, ठीक। इसके बाद अगर बात करें फारूक शेर के पीरियड में और कौन कौन सी घटनाएं हुई, देखिए, गुरु गोविंद सिंह की डेथ वो हुई थी आपका बहादुर शाह फर्स्ट के पीरियड में, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद जो सिखों के अंतिम गुरु थे, बहादुर शाह फर्स्ट को लगा कि सिख कमज़ोर हो चुके हैं, उनको पावरफुली क्या है सुप्रेस किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। और बहादुर शाह ने क्या किया? अटैक कर दिया किसके ऊपर? सिखों के ऊपर। और गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद, उनकी हत्या के बाद सिखों की कमान संभाली किसने? बंदा बहादुर ने, ठीक है। अनदर ग्रेटेस्ट, ब्रेवेस्ट एंड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी इन सिख, क्लियर, ठीक, उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉमिस है कि 18वीं सेंचुरी में जितनी भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैं उनको अलग से क्या है पढ़ाएंगे, अलग से क्या है आपको समझाएंगे, बेफिक्र रहिए, ठीक। तब पढ़ाया था आपको कि बहादुर शाह फर्स्ट को किसने डिफीट किया था? बंदा बहादुर ने,
ठीक है। लेकिन फर्रुखशियर के पीरियड में सैयद बंधुओं की सहायता से, ठीक, क्या हुआ, बंदा बहादुर was killed in Delhi। बंदा बहादुर की दिल्ली में क्या है, हत्या कर दी गई। ठीक, इन्हें पंजाब में गुरदासपुर के पास डिफीट किया गया, हराया गया, अरेस्ट किया गया और दिल्ली लाकर जो है इनकी हत्या कर दी गई। ठीक, तो अगर सवाल आ जाए कि बंदा बहादुर की हत्या किस मुगल बादशाह के पीरियड में हुई थी, तो फर्रुखशियर। ठीक, इनकेस ईयर नहीं पूछेगा बट फिर भी अगर पूछे ले तो 1716। ठीक, इसके अलावा मुगल साम्राज्य का, मुगल एम्पायर का डी इंटीग्रेशन, यानी जिस मुगल एम्पायर ने अपनी ग्रैंडनेस, ग्रेटनेस से पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया था, ठीक, उस मुगल एम्पायर का टूटना वो कहाँ, फर्रुखशियर के पीरियड में शुरू हुआ। औरंगजेब के मरने के बाद पूरे मुगल कोर्ट में जबरदस्त कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई, जबरदस्त कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, मतलब कि हर कोई एक दूसरे के खिलाफ क्या है, षड्यंत्र करने पे लगा हुआ है। और इस षड्यंत्र में, ठीक, बहुत सारे ऐसे कैपेबल, पावरफुल, टैलेंटेड नोबल थे, मिनिस्टर थे जो खुलकर नहीं खेल पा रहे थे। इन्हीं में से एक नाम था मुर्शीद कुली खान। और मुर्शीद कुली खान को लग गया क्या कि अगर वो दिल्ली की राजनीति में लंबे समय तक रहा तो वो भी मार दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर उसे अपने आप को प्रूव करना है, सरवाइव करना है, तो दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा। इसी बीच फर्रुखशियर ने बंगाल को संभालने के लिए, बंगाल पे नियंत्रण रखने के लिए मुर्शीद कुली खान को कहाँ भेजा, बंगाल, क्या बनाकर मुगल सूबेदार, मुगल गवर्नर। क्यों, क्योंकि बंगाल उस समय का सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था और पूरे भारत से मुगलों को जितना टैक्स आता था उसका अकेले 40 to 50% कौन, बंगाल पे करता था। ठीक है, और आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं कौन सा कॉन्सेप्ट, E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। ठीक, जिसके पास पैसा होगा साम्राज्य भी उसी का बनेगा। ठीक, कल आपकी जितनी अच्छी नौकरी होगी आपका स्टेटस उतना अच्छा होगा। ठीक है, क्लियर। शॉपिंग मॉल्स में करेंगे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर रेस्टोरेंट में होंगे। ठीक है, क्लियर। और अगर अच्छी जॉब नहीं लगी, ठीक, सर्वाइविंग प्रॉब्लम हमेशा रही, तो बुध बाजार तो कहीं नहीं गया, शॉपिंग कहाँ होगी फिर, बुध बाजार, मंगल बाजार। वहाँ भी 100 रुपये की शॉपिंग करोगे और क्या बोलोगे, महंगी दे रहा है यार। ठीक, लेकिन वहीं कहाँ, मॉल्स में जाओगे, ठीक है, और वो 400 की चीज़ 1200 की बताएगा, आप लेकर आओगे, पहनोगे, क्या शो करोगे, स्टेटस। ठीक, तो इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। ठीक है, और मुर्शीद कुली खान नो डाउट कैपेबल व्यक्ति था, महत्वाकांक्षी था। तो जैसे ही फर्रुखशियर ने मुर्शीद कुली खान को कहाँ भेजा, बंगाल, उसे मौका मिल गया और बंगाल जाते ही 1717 में बंगाल behaved independently under मुर्शीद कुली खान। बंगाल बिहेव्ड इंडिपेंडेंटली अंडर मुर्शीद कुली खान, यानी 1717 में मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल ने स्वतंत्रता पूर्वक बिहेव करना शुरू कर दिया और क्या बोल दिया कि आज से हम मुगलों के कंट्रोल में नहीं हैं, मुगलों के अंडर में नहीं हैं, आज से बंगाल जो है वो इंडिपेंडेंट प्रोविंस है। ठीक है, लेकिन हम मुगलों को अपना सर्वे सर्वा मानते रहेंगे। ठीक है, उनको टैक्स और गिफ्ट देते रहेंगे, बट गिफ्ट कब देना है और टैक्स कितना देना है कि नहीं देना है, अब ये मुगल नहीं, कौन, बंगाल तय करेगा। ठीक है, तो इससे मुगल एम्पायर जुड़ रहा है कि टूट रहा है, टूट रहा है। और अगर टूट रहा है, ठीक, तो क्या जो बाकी पावर्स मुगलों पर कैप्चर करने के लिए या हिंदुस्तान पे कैप्चर करने के लिए रेडी हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी हुई कि नहीं हुई,
क्लियर? चलिए, कोई डाउट यहाँ तक? अब मुर्शिद कुली खां की बात करें तो मुर्शिद कुली खां हिंदू है, ये कन्वर्टेड मुस्लिम है। मुर्शिद कुली खां कौन है? ये एक हिंदू था, कन्वर्टेड मुस्लिम है। ठीक है, इसके अलावा फारूक शेयर गेव टाइटल ऑफ संवाई। फारूक शेयर गेव टाइटल ऑफ संवाई। ठीक, यानी फारूक शेयर ने संवाई का टाइटल दिया था किसको? जयसिंह सेकंड को। जयसिंह सेकंड को, जयसिंह सेकंड को इन्होंने सवाई का टाइटल दिया था, और मिर्जा का टाइटल जहांदार शाह ने। बताया था आपको, मिर्जा का टाइटल जहांदार शाह ने और सवाई का टाइटल फारूक शेयर ने। इसलिए आप जनरली जहां भी जयसिंह का नाम देखोगे, इनका पूरा नाम क्या मिलता है? सवाई मिर्जा राजा जयसिंह। सवाई मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक ठीक, उस पर करेंगे डिस्कस फिर। ठीक है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ें। कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें इनके पीरियड में, ठीक है, देखिए इन्हीं के पीरियड में मराठों के फर्स्ट पेशवा बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट पेशवा ऑफ मराठा। क्लियर? ठीक, यानी फर्स्ट पेशवा ऑफ मराठा, मराठों के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने ठीक गॉट, ठीक प्राप्त किया था पावर टू कलेक्ट सरदेश मुखी एंड चौथ टैक्स। ठीक, इन्हीं के पीरियड में मराठों के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरदेश मुखी और चौथ, ठीक, इन करों को वसूलने की पावर ले ली थी। ठीक है, इससे पहले ये पावर लगातार दी गई थी किसको? मराठों को, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। जैसे बहादुर शाह फर्स्ट ने मराठों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरदेशमुखी वसूलने की पावर दी थी, चौथ की पावर नहीं दी थी। ठीक है, लेकिन जहांदार शाह ने मराठों को सरदेशमुखी और चौथ दोनों की पावर दी थी, लेकिन क्या कहा था कि सरदेशमुखी और चौथ इससे मुगल अधिकारी वसूलेंगे और किसको देंगे? मराठों को। लेकिन यहाँ पर अब तय भी कौन करेंगे? मराठा ही तय करेंगे, और वसूलेंगे भी कौन? मराठा ही। ठीक है, इसके अलावा फारूक शेयर पीरियड की सबसे बड़ी घटना जो इंडिया के, भारत के, हिंदुस्तान के अगेंस्ट चली गई, ठीक, वो थी 1715। सरमन कमीशन visited in the court of मुगल। ठीक, 1715 मुगल दरबार में सरमन कमीशन ने दौरा किया था, या सरमन कमीशन आया था। ठीक है,
क्लियर। अब देखिए 1715 सरमन कमीशन कहाँ से आया है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया है तो अगर 1715 में से अगर आप 115 साल घटा दें तो कितना आएगा? 1600, 1600। और 1600 वो पीरियड है जहाँ पर भारत में मुगल एम्पायर, सॉरी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। सॉरी, ठीक 1600 में क्या हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, धीरे धीरे वो भारत पे क्या अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं। ठीक है, और 1715 सरमन कमीशन, इसने वो काम कर दिया जिसने भारत में अंग्रेजों को इकोनॉमिकली क्या है वो स्ट्रेंथन कर दिया। ठीक, कैसे? देखिए सरमन कमीशन ये आया कहाँ? मुगल कोर्ट में। और सरमन कमीशन की बात करें तो इसमें एक हेड थे और इनके साथ 3 मेंबर्स, एक हेड और 3 मेंबर्स। हेड कौन? सर जॉन सरमन। सर जॉन सरमन ये कौन है? इस कमीशन के हेड हैं, इसलिए इन्हीं के नाम पे क्या नाम पड़ गया? सरमन कमीशन। ठीक, मेंबर्स की बात करें तो 3 मेंबर्स, ह्यूज बार्कर, ये क्या है? मेंबर्स हैं, मेंबर का नाम है ह्यूज बार्कर। अनदर एडवर्ड स्टेफनसन, एडवर्ड स्टेफनसन। एंड लास्ट विलियम हैमिल्टन। ठीक, लास्ट कौन? विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन। ठीक है, अब इन तीनों में से अगर हम बात करें विलियम हैमिल्टन, जो विलियम हैमिल्टन है विलियम हैमिल्टन, ये विलियम हैमिल्टन जो हैं वो फिजिशियन हैं। फिजिशियन यानी चिकित्सक, डॉक्टर हैं। और इसी समय फारूक शेयर, कहते हैं ना फॉर्चून ऑलवेज हेल्प्स टू ब्रेव, ये बात सच है क्या? कि किस्मत जो है वो किसका? बहादुरों का साथ दे ही देती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह लीजिए क्या, ये किस्मत किसके साथ थी? कंपनी के साथ, अंग्रेजों के साथ, सरमन कमीशन के साथ। इसी समय फारूक शेयर क्या है वो बीमार पड़ गए। ठीक है, क्लियर, और ज़्यादा बीमार हो गए। तब इनका इलाज किसने किया? विलियम हैमिल्टन ने। और विलियम हैमिल्टन के इलाज से फारूक शेयर क्या है वो ठीक हो गए। ठीक, और आपको पता है भारतीयों का खुश होते हैं तो बिना सोचे समझे जागीर दान कर देते हैं, देखा होगा फिल्मों में। थोड़े बहुत खुश हुए, माला वाला निकाल के क्या है वो दे दी। ठीक, तो यहाँ भी कौन? फारूक शेयर खुश हुए और फारूक शेयर ने सरमन कमीशन, क्लियर, सरमन कमीशन गॉट रॉयल ऑर्डर्स, रॉयल ऑर्डर्स जिसे आप कहेंगे शाही फरमान। शाही फरमान किस चीज का? फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड। 3 मेजर एरियाज, यानी 3 मेजर एरिया में क्या है आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ कहाँ?
अहमदाबाद, बंगाल, और हैदराबाद। ठीक है, यानी अहमदाबाद, बंगाल और हैदराबाद, ये तीन जगह जो है आप ये शाही फरमान दिखाकर फ्री ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और ये तीनों जगह अगर आप देखें तो अहमदाबाद कहाँ आएगा? भारत के वेस्ट में, वेस्ट में। ठीक, और वेस्ट बहुत बड़ा ट्रेडिंग पॉइंट है, ट्रेडिंग सेंटर है, किसके साथ? वेस्ट के साथ, वर्ल्ड के साथ। तो उसकी इकोनॉमी किसके हाथ में? अंग्रेजों के हाथ में। ठीक है, ईस्ट का पूरा ट्रेडिंग पॉइंट बंगाल, किसके हाथ में? अंग्रेजों के हाथ में। ठीक है, और साउथ का हैदराबाद किसके हाथ में? अंग्रेजों के हाथ में। ठीक है, तो एक तरीके से कह लीजिए आपने क्या किया, अपने पैरों पे ही क्या मार ली? कुल्हाड़ी मार ली। ठीक, और करना क्या है? पूरा का पूरा फ्री ट्रेड है, ओनली 3000 रुपीज पे करना है एनुअली। सोचिए, तीनों जगह पूरा क्या करना है आपको? फ्री ट्रेड करना है, और सिर्फ कितना देना है? 3000 रुपये, मात्र 3000 रुपये वार्षिक एनुअल क्या आपको पे करना है। उसके बाद पूरा ट्रेड कीजिए, पूरा फ्री कीजिए। और अंग्रेज भी कम समझदार थोड़ी थे, ऐसे थोड़ी बोला गया इनको वर्ल्ड की बेस्ट डिप्लोमेटिक कम्युनिटी। इन्होंने क्या किया, ये जो ऑर्डर था, ठीक है क्लियर, क्या किया, इस ऑर्डर की फोटोकॉपी निकाल दी। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस आई चुकी है। ठीक है, फोटोकॉपी निकाल दी, निकाल के एडिट कर करके इन तीन की जगह सब जगह चला दी। क्लियर, तीन की जगह सब जगह चला दी। ठीक है, यही तो डिस्प्यूट हुआ किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। झगड़ा किस बात का था? इसी बात का था। ठीक है, जो पढ़ेंगे आगे हम। क्लियर, ठीक। और इस कंटेक्स्ट में सरमन कमीशन, सरमन कमीशन को जो ये रॉयल ऑर्डर्स दिया गया था, ठीक है, इस रॉयल ऑर्डर्स को कहा गया है मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। क्या बोला गया? मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का महाअधिकार पत्र। ठीक, यानी भारत में अंग्रेजों को क्या मिल गया? इतना बड़ा अधिकार पत्र मिल गया। ठीक, जहां से क्लियर इकोनॉमी को धीरे धीरे क्या है वो होल्ड करते चले गए। कोई डाउट यहां तक? इसके अलावा अगर बात करें फर्रुखशियर का टाइटल, ठीक है, जैसे बहादुर शाह फर्स्ट का टाइटल शाही बेखबर, जहांदार शाह का टाइटल लंपट मूर्ख, ऐसे ही इनका टाइटल डिस्गस्टिंग काउवर्ड, डिस्गस्टिंग काउवर्ड यानी घृणित कायर, घृणित कायर। क्लियर, घृणित कायर। ठीक, क्यों? देखिए, एक तो ये व्यक्ति जो है कायर है, नो डाउट। ठीक, इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये आगे बढ़कर अपने एम्पायर को पावरफुली क्या है संभाल सके। ठीक, जिसका एग्जाम्पल आप देख चुके। ठीक, 1717 में जब बंगाल ने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, तो इसने क्या किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया। क्या बोला कि चलो कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी। क्या यही जो मुर्शिद कुली खान ने 1717 में किया, क्या ये बाबर और औरंगजेब के पीरियड में पॉसिबल था? कि बाबर, ठीक, औरंगजेब, अकबर, इनके पीरियड में कोई ये कह दे क्या कि हम मुगलों कंट्रोल में नहीं हैं? ठीक, पॉसिबल है, और ये एक्सेप्ट कर लें। बाबर के पीरियड में गुजरात के गवर्नर ने क्या किया, रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक, और गुस्से में आकर अकबर ने किसी को नहीं भेजा, खुद ही उस रिबेल को सुप्रेस करने के लिए चल पड़े। ठीक, और जब गवर्नर को पता लगा गुजरात के
कि अकबर खुद आ रहे हैं, तब उसने माफ़ीनामा भिजवा दिया क्या कि गलती हो गई हमसे, हमें माफ़ कर दीजिए। ठीक, वहीं औरंगजेब ने मराठों को सुप्रेस करने के लिए 1682 में दिल्ली छोड़ दी और अपना बेस कहाँ बनाया? अहमदनगर, महाराष्ट्र। 1682 में मराठों को सुप्रेस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए औरंगजेब ने क्या किया? दिल्ली छोड़ दी। 25 साल दिल्ली से दूर रहा, वहीं उसकी डेथ भी हो गई। और देखिए उसकी पावर, क्लियर, उसकी योग्यता। 25 साल औरंगजेब दिल्ली से दूर रहा और इन 25 सालों में दिल्ली में एक भी रिबेल, एक भी विद्रोह नहीं हुआ। ठीक है, और यहां आप क्या कह रहे हैं? जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, क्लियर। तो कायर। दूसरा, घृणित। जो व्यक्ति मुगल दरबार में टैलेंटेड हैं, कैपेबल हैं, उन्हें ये ठीक से काम करने नहीं दे रहा है। ठीक है, कौन? सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स ने इन्हें गद्दी बैठाया और यही सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट क्या कर रहा है? कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। किससे मिलकर? बाकी के ग्रुप से मिलकर। ठीक, टर्किश ग्रुप, पर्शियन ग्रुप और ईरानी ग्रुप, सॉरी, पर्शियन ग्रुप, टर्किश ग्रुप और अफगानी ग्रुप, इनके साथ मिलकर। ठीक है, और कॉन्स्पिरेसी भी करता है और जब इसे पूछा जा रहा है तो मना भी कर दे रहा है। ठीक है, और इस कंटेक्स्ट में कोर्ट में हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है, किसके बीच? फर्रुखशियर और सैयद ब्रदर्स के बीच। ठीक, और एक बार कहते हैं कि ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो गया, डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इस कंटेक्स्ट में ठीक दो कहानी मिलती हैं। पहली कि सैयद ब्रदर्स ने मराठों की सहायता से, मराठों से हेल्प लेकर क्या किया? फर्रुखशियर को गद्दी से हटाकर उसकी हत्या करवा दी। ठीक है, और नेक्स्ट प्रिंस को शहजादा बना दिया। ठीक, कहीं कहीं कहानी मिलती है क्या कि फर्रुखशियर से सैयद बंधुओं का बहुत बड़े लेवल पे क्या है? डिस्कशन हो गया। ठीक, और ब्रदर्स बहुत गुस्से में आ गए और कहते हैं वहीं कोर्ट में, दरबार में सबके सामने सैयद बंधुओं ने फर्रुखशियर को गद्दी से नीचे खींचा, घसीटते हुए सबके सामने लेकर आए। ठीक, और सबके सामने गला घोंटकर क्या इनकी हत्या कर दी। क्लियर? ठीक, तो इस कंटेक्स्ट में डिस्गस्टिंग, कावर्ड, घृणित, कायर। क्लियर? ठीक, तो लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इनसे? क्या कि फर्रुखशियर वॉज किल्ड बाय सैयद ब्रदर्स। फर्रुखशियर वॉज किल्ड बाय सैयद ब्रदर्स। फर्रुखशियर की हत्या सैयद बंधुओं ने की थी। फर्रुखशियर की हत्या सैयद बंधुओं ने की थी। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने अपने ही ग्रुप का एक और शहजादा, इन्होंने मुगल गद्दी पर बैठाया, जिसका नाम रफ़ी-उद-दरज़ात, रफ़ी-उद-दरज़ात। ठीक, और इनका टाइम पीरियड 28 फ़रवरी टू 4 जून 1719, यानी 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक गद्दी पे कौन बैठे? रफ़ी-उद-दरज़ात। ठीक, बहुत ज़्यादा इनसे जुड़ी हुई कोई घटना नहीं है। पहला तो आप जानते ही हैं, बिकेम बादशाह, बिल्कुल, विद द हेल्प ऑफ, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। क्लियर? इसके अलावा शॉर्टेस्ट टेन्योर, सबसे कम समय तक का शासन। शॉर्टेस्ट टेन्योर, सबसे कम समय तक शासन, यानी जिस मुगल बादशाह ने सबसे कम समय तक शासन किया है वो कौन? रफ़ी-उद-दरज़ात। इसके अलावा इनके पूरे पीरियड में जो सबसे मेन इवेंट था
यानी मुख्य घटना, ठीक है, वो था आपका रिवोल्ट ऑफ नेकोसियर। क्लियर? नेकोसियर का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ नेकोसियर, नेकोसियर का विद्रोह। नेकोसियर कौन है? सन ऑफ अकबर सेकंड। क्लियर? अकबर सेकंड के बेटे नेकोसियर ने रफी दर्जात के पीरियड में क्या किया था? रिबेल कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और नेकोसियर ने टुक ओवर आगरा, टुक ओवर आगरा, आगरा पे अधिकार कर लिया। एंड डिक्लेयर्ड himself मुगल बादशाह, ठीक है, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ मुगल बादशाह, और अपने आप को मुगल बादशाह क्या किया? घोषित कर दिया। किसने? नेकुसियर ने, ठीक है। यही एक बहुत बड़ी घटना है, मेन इवेंट है किसके पीरियड में? रफीउद दर्जात के पीरियड में, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा डाइड ऑफ टीबी, डाइड ऑफ टीबी यानी कि डेथ हुई थी किस बीमारी से? टीबी, ठीक, क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षय रोग, ठीक है, डाइड ऑफ टीबी। टीबी नामक बीमारी से क्या है इनकी डेथ हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। चलिए, तो ये कहानी किसकी? रफीउद दर्जात की। इन्हीं के बाद सैयद ब्रदर्स ने एक और कमज़ोर व्यक्ति को मुग़ल बादशाह बनाया, उसका नाम था रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला। और इनका टाइम पीरियड 6 जून टू 17 सितंबर 1719, ठीक, 6 जून टू 17 सितंबर 1719, ठीक है, क्लियर। कोई बहुत बड़ा इवेंट इनके पीरियड में नहीं है, बस, ठीक। पहला आप जानते हैं क्या? ही बिकेम बादशाह विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, यानी ये भी मुगल बादशाह बना किसकी सहायता से? सैयद ब्रदर की सहायता से। इसके अलावा टुक टाइटल ऑफ शाहजहां सेकंड, ठीक है, यानी जब रफ़ीउद्दौला जो है वो सैयद बंधुओं की सहायता से क्या बना? मुगल बादशाह बना। तो मुगल बादशाह बनने के बाद जो है रफ़ीउद्दौला ने कौन सा टाइटल लिया? शाहजहां सेकंड का, ठीक है। तो पूछ लेगा क्या कि किस मुगल बादशाह को शाहजहां सेकंड कहा जाता है? तो कौन? रफ़ीउद्दौला, ठीक है। इसके अलावा डाइड ऑफ डिसेंट्री, डाइड ऑफ डिसेंट्री, ठीक, यानी पेचिश, डाइड ऑफ डिसेंट्री यानी पेचिश नामक बीमारी, ठीक। इनकी मृत्यु हुई थी किस बीमारी से? पेचिश नामक बीमारी से, ठीक है। कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए।
अब इसके बाद जिस व्यक्ति को फाइनली गद्दी बैठाया वो व्यक्ति था मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। ठीक, और इनका टाइम पीरियड 1719 टू 1748। 1719 टू 1748। कौन? मोहम्मद शाह। अब सबसे पहला पॉइंट, रियल नेम, इनका जो वास्तविक नाम है रोशन अख्तर। इनका जो रियल नेम है वो क्या है? रोशन अख्तर। और इन्हीं के पीरियड में सैयद ब्रदर्स वॉज किल्ड। ठीक, इन्हीं के पीरियड में सैयद बंधु की क्या हुई थी? हत्या कर दी गई थी। सैयद बंधुओं को मार दिया गया था और इस मुगल एम्पायर की आखिरी उम्मीद भी क्या है? वो टूट गई। आखिरी उम्मीद भी क्या है? वो ख़त्म हो गई। ठीक, किनके मरते ही? सैयद ब्रदर्स के मरते ही। ठीक है, और सैयद बंधु को क्यों मारा गया? सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कैप्चर करने के लिए? पावर कैप्चर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सैयद ब्रदर का संबंध किस ग्रुप से है? भारतीय हिंदुस्तानी ग्रुप से। इसकी वजह से जो है टर्किश ग्रुप, ईरानी ग्रुप और अफगानी ग्रुप, इन सब की पावर जो है वो हाथ से जा रही थी। ठीक, एंड एवरीथिंग इज द गेम ऑफ पावर। सारा खेल किसका है? पावर का है। ठीक है, आप समझ लीजिए क्या कि एक्सेप्ट पावर एवरीथिंग इज ड्रामा इन दिस वर्ल्ड। ठीक, बिना पावर के, बिना ताकत के दुनिया में सब कुछ क्या है? वो ड्रामा है। ठीक है, और पावर कितने प्रकार की होती है? तीन। कौन कौन सी? ठीक, बिल्कुल समझाया था आपको पहले भी। ठीक, फिजिकली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली। ठीक है, क्लियर? इन तीनों में से कोई एक पावर वो होनी चाहिए जो कि जुड़ी हुई है किससे? एक दूसरे से। ठीक है, क्लियर? तीनों में से कोई एक पावर आपके पास होनी चाहिए, और अगर तीनों हो जाएं तो आप क्या बन जाओगे? हाँ जी, भगवान। ठीक, और ना भी बनो, दुनिया तो क्या है? आपको बना ही देगी, मान ही लेगी। ठीक, बताया आपको। फिजिकली, अगर आप शारीरिक क्या हैं? मजबूत हैं, ताकतवर हैं। ठीक है, क्लियर? तो कोई भी अगर आपको ऐसे देखेगा तो क्या बोलोगे? अच्छा, घूर रहा है। ठीक, 4 दिन जिम में जाने वाला व्यक्ति भी जहां भी आईना देखेगा क्या ऐसे ऐसे करेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ताकत कंट्रोल नहीं हो रही है। ठीक है, वो एक बार एक मोहल्ले में जो है पहलवान साहब थे, ताकतवर व्यक्ति थे। ठीक है, खड़े थे चौराहे पे। एक व्यक्ति जो है वहाँ से क्या है? गुजरा, कमज़ोर सा व्यक्ति था। पहलवान साहब को देखा, बोला कि पहलवान साहब खड़े हैं तो क्या करना चाहिए? नमस्ते करना चाहिए। ठीक, पास गया, पहलवान साहब को नमस्ते की। पहलवान साहब नमस्ते। पहलवान साहब ने बुलाया और पीट दिया। ठीक, क्या कि तेरी इतनी हिम्मत, तो हमें करेगा नमस्ते? अपनी औकात भूल गया। ठीक, और जम के पीट दिया, और बेचारा कमज़ोर आदमी पीट के चला गया। ठीक, अगले दिन पहलवान साहब फिर खड़े थे। वो कमज़ोर व्यक्ति बेचारा फिर निकला, देखा पहलवान साहब खड़े हैं। ठीक है, तो क्या लगा कि चुपचाप निकल जाते हैं। अब इस बार चुपचाप क्या है? दबे कदमों से जा रहा था। ठीक, पहलवान साहब ने देख लिया, बुलाया और फिर पीट दिया। और क्या बोला इस बार कि अच्छा हम यहाँ खड़े हैं, नमस्ते तो बहुत दूर की बात है, हमें देख भी नहीं रहा। ठीक, और पीट दिया पकड़ के। क्यों? ताकत है। क्लियर? एजुकेशनली, ठीक, इससे प्रोमिनेंट वेपन दुनिया में कोई है? इससे प्रोमिनेंट वेपन दुनिया में कोई नहीं है। क्लियर? ठीक, ये वो प्रोमिनेंट वेपन है जो एक डाकू को महर्षि बना देता है। जो एक डाकू को क्या बना देता है? महर्षि बना देता है।
ठीक है। एक डाकू रत्नाकर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे पहला ग्रंथ, सबसे फाइनेस्ट ग्रंथ कौन सा? रामायण। डाकू रत्नाकर कौन? वाल्मीकि। वाल्मीकि जी क्या लिखे उन्होंने? रामायण। क्या थे पहले? वो डाकू थे ना। ठीक, इसी एजुकेशन, ठीक यही वो एजुकेशन है कि अब जिस डाली पर बैठकर, ठीक उसी डाली को काटने वाला व्यक्ति, ठीक है, क्या बन जाता है? कालिदास। और अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत जैसी किताबें लिखते हैं, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा तुलसीदास, इनकी कहानी आप जानते ही हो, ठीक है, क्लियर। और दूर क्यों जाते हैं, यही ले लेते हैं। मान लीजिए क्लास में अगर किसी सवाल पूछा जाए, ठीक है, और अगर उसका आंसर किसी को नहीं आता तो सब के सब शांत हो जाएंगे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, ठीक, कहने पे भी आंसर नहीं आएगा, ऐसे चुप हो जाएंगे जैसे क्वेश्चन नहीं पूछा, किडनी मांग ली, ठीक, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। लेकिन अगर आपको आंसर मालूम है, या जितनों को मालूम है, कितना भी कह लिया जाए क्या कि जिसको पता है वो चुप रहेगा, हाथ उठाएगा, नंबर पे बोलेगा, कंट्रोल नहीं होगा, तुरंत क्या करेगा? बोल देगा, ठीक है। एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, ये भी आप जानते हैं, पैसा जेब में हो तो गर्मी रहती है, पैसा जेब में हो तो गर्मी दिखती है, ठीक। पैसा आपकी जेब में है तो आप अपने दोस्त को चाय का पैसा देने नहीं दोगे, कौन देगा? हम देंगे, ठीक है। समोसे का पैसा हम देंगे, ठीक। और अगर नहीं है तो चाय और समोसा ख़त्म भी नहीं होगा, ठीक है, चाहे खाली कप को करना पड़े, क्यों? बेसिक लॉ है, जिसकी चाय और समोसा पहले ख़त्म होगा पैसा वही पे करेगा, ठीक है, क्लियर। तो पावर इसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्लियर। लेकिन इसका प्रयोग पॉजिटिव करना है, निगेटिव करना है, ये भी आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिवली यूज़ करते हैं तो क्या बन जाएंगे? प्रभु राम की तरह। अगर आप पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएंगे? प्रभु राम की तरह। और अगर नहीं करेंगे तो मालूम ही है, दशहरे में जलते ही हैं, ठीक है, हाँ, दशहरे में क्या है? वो जलते ही हैं, ठीक है। कौन? रावण। कोई डाउट? चलिए, तो सैयद बस वॉज किल्ड किन के पीरियड में? मोहम्मद शाह के पीरियड में। इसके अलावा इनके पीरियड में और क्या क्या मेन इवेंट हुए उन पे नोट कर लेते हैं। 1720, ठीक, 1720, इन्हीं के पीरियड में जजिया टैक्स, जजिया टैक्स वॉज फाइनली एबॉलिस्ड, क्लियर। इन्हीं के पीरियड में जजिया टैक्स वॉज फाइनली एबॉलिस्ड, जजिया कर को अंतिम रूप से बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद ये जजिया कर दोबारा दिखाई नहीं दिया, ठीक। ये जजिया टैक्स है क्या? नो नीड टू वरी, चिंता मत कीजिए, इसको लेकर अलग से क्या है लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पर हम जजिया की शुरुआत करते हुए उसे 1720 पे लाकर ख़त्म करेंगे, और उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों एग्जाम में क्या है? पूछता है। तो रिवीजन करना होगा, जाइएगा जजिया टैक्स में और क्या कीजिएगा? रिवीजन कर लीजिएगा। तो इस पर अलग से क्या है एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक। इसके अलावा फारूक के पीरियड में, फारूक के पीरियड में जो मुगल एम्पायर का टूटना शुरू हुआ था, विघटन शुरू हुआ था, डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ था, वो यहाँ पे और ज़्यादा क्या है? मजबूत हुआ, ठीक। कैसे? फारूक के पीरियड में बंगाल ने क्या बोल दिया कि आज से हम मुगल कंट्रोल में नहीं हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसी कहानी हुई। और 1722 यहाँ पर अवध, अवध, क्लियर, ठीक। जैसे अंग्रेज क्या प्रोनाउंस करते थे? आउथ, क्या बुलाते थे? आउथ। बेचारे बोल नहीं पाते थे तो क्या बोला अवध को? आउथ, ठीक है। जैसे आज आप क्या बोलते हो? लखनऊ, नवाबों का शहर, ठीक। अवध, अवध बिहेव्ड इंडिपेंडेंटली, यानी अवध ने भी क्या बोल दिया कि आज से हम स्वतंत्र हैं, आज से हम इंडिपेंडेंट हैं, ठीक। किसकी लीडरशिप में? सादात खान
बुरहानुल मुल्क, शादात खान बुरहानुल मुल्क, इनके नेतृत्व में अवध भी क्या है वो इंडिपेंडेंट हो गया। क्लियर। इसके अलावा 1724 हैदराबाद behaved independently under the leadership of निज़ामुल मुल्क आसफ जहां, निज़ामुल मुल्क आसफ जहां, ठीक है, टाइटल है इनका। ठीक है, मेनली अगर बात करें तो निज़ामुल मुल्क का ओरिजिनल नेम क्या है? इनका ओरिजिनल नेम है चिनक्लिच खान। क्या नाम है इनका? चिनक्लिच खान। ठीक है, चिनक्लिच खान, जिनका फेमस नाम क्या है? निज़ामुल मुल्क आसफ जहां। और इन्हीं के पीरियड में इन्होंने क्या किया? हैदराबाद के कनेक्शन किससे? मुगलों से तोड़ दिए। ठीक है, और क्या बता दिया कि हैदराबाद भी जो है वो अवध और बंगाल की तरह इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्लियर। अब इससे मुगल एम्पायर की ताकत का पता चल रहा है, यूनिटी का पता चल रहा है कि कमजोरी का? कमजोरी का। ठीक है, क्लियर। और इन्हीं के पीरियड में एक ऐसी घटना हो गई जिसने कंफर्म कर दिया कि मुगल एम्पायर जो है वो अब कहाँ पहुँच चुका है? वेंटिलेटर पर। मुगल एम्पायर कहाँ पहुँच चुका है? वेंटिलेटर पर, मतलब किस्तों में सांस ले रहा है। ठीक है, कब तक लेगा ये समय तय करेगा। ठीक, और वो कौन सी घटना थी? 1739। नादिर शाह's इन्वेजन। नादिर शाह's इन्वेजन, नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण। ये नादिर शाह जो रूलर है कहाँ का? ईरान का। ठीक, भारत आया और भारत में आकर जो है इसने भारत को अपने कंट्रोल में ले लिया, हिंदुस्तान को कंट्रोल में ले लिया, दिल्ली पे टुक ओवर किया और कुछ समय के लिए भारत पर मुगल नहीं, किसका? ईरानी रूल, पर्शियन रूल शुरू हो गया। ठीक, दिल्ली पे कैप्चर करके नादिर शाह ने अपने नाम से कॉइन्स, सिक्के भी इंट्रोड्यूस किए। ठीक, नादिर शाह और मुगल या मोहम्मद शाह इनके बीच जो बैटल हुआ था वो बैटल कहलाता है बैटल ऑफ करनाल। क्या कहलाता है? बैटल ऑफ करनाल, करनाल का युद्ध। ठीक, और नादिर शाह की तुलना करते हुए हिस्टोरियंस ने इसको बोला है नेपोलियन ऑफ ईरान। नेपोलियन ऑफ ईरान, ईरान का नेपोलियन। ठीक है, और नादिर शाह का इन्वेजन वो इन्वेजन था जिसने तय कर दिया 1757 बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, जो कि यहाँ से मुगल पावर जो है वो कंप्लीटली क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। ठीक है, क्लियर। और नादिर शाह 1 महीने तक भारत दिल्ली में रुका और जमकर लूटपाट की। कहा जाता है कि नादिर शाह जब भारत से वापस गया तो ये अपने साथ लगभग जो लूट कर ले गया था, चाहे वो पैसा हो, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, मजदूर, मिस्त्री, कपड़े, जो भी, ठीक है, उन सब की वैल्यू जो है हिस्टोरियंस ने बताई है कि उस समय की, आज की बात नहीं कर रहे हैं, उस समय की लगभग 80 करोड़, 80 करोड़। सोचिए कब? ठीक, तो आप सोच सकते हैं क्या कि उस समय के 80 करोड़ आज कितने होंगे? ठीक है, 80 करोड़ आज भी क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर। 8 करोड़, अगर 80 तो बहुत दूर की बात है, हमें 8 करोड़ मिल जाए तो आधी टेंशन तो, हाँ जी, ऐसे ही खत्म हो जाए। आधी क्या, पूरी खत्म हो जाए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। और 8 करोड़ कम होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इस 80 करोड़ में 2 चीज़ें बहुत फेमस जो नादिर शाह अपने साथ ले गया था। कौन कौन सा? एक कोहिनूर डायमंड
एक कोहिनूर डायमंड और दूसरा शाहजहां द्वारा कंस्ट्रक्टेड मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन यानी पिकॉक थ्रोन। को डाउट? क्लियर? अब मोहम्मद शाह इन्होंने रूल कब से कब तक किया? 1719 से 1748। क्लियर? कितने साल हो गए? 29 ईयर, 29 साल। ठीक है, 29 साल अगर ऊपर वाला किसी बेवकूफ़ आदमी को भी देश का प्रधानमंत्री बना दे तो वो भी एक आध ढंग का काम कर ही देगा। ठीक है, बट ये कुछ नहीं कर पाए। 29 साल सिर्फ और सिर्फ जो है कह लीजिए क्या, डांस देखने के अलावा, शराब पीने के अलावा, अय्याशी करने के अलावा दूसरा कोई काम है ही नहीं। ठीक, अब आप सोच सकते हैं कि मुग़ल बादशाह हैं और इनका हरम यानी बेडरूम, ठीक, वो कितना बड़ा है? 4 किलोमीटर की रेडियस। ठीक, 4 किलोमीटर की रेडियस। ठीक है, मैथ में समझ जाएंगे आप कितना बड़ा हो गया। ठीक है, इतना बड़ा क्या है इनका? सिर्फ बेडरूम। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा कौन सा मुगल बादशाह है, ठीक है, जो अपने ही मिनिस्टर से घूस लेता है? कौन? मोहम्मद शाह। ठीक है, तो सोचिए इस कंटेक्स्ट में क्या एम्पायर या फिर राष्ट्र मजबूत हो पाएगा? नहीं। ठीक, और हिस्टोरियंस ने इनकी स्टडी करते हुए इन्हें टाइटल दिया किसका? क्या? रंगीला। क्या बोला गया इनको? रंगीला, रंगीला बादशाह। ठीक, रंगीला, रंगीला बादशाह। ठीक है, और मोहम्मद शाह के बाद बस अब सिर्फ ये देखना था कि ये मुगल एम्पायर जो है और कितना चलेगा। ठीक, कोई डाउट है तक? चलिए, अब इसके बाद के जो मुगल बादशाह बच गए हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।